हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। आज की क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो लास्ट टॉपिक ख़त्म किया था एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस, इनके नाम हमने नोट किए थे। उससे पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि चैप्टर में जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था पहला तो क्रॉप कि क्रॉप क्या है। जब एक ही जगह एक ही तरह के बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं तो उसे क्रॉप कहते हैं, ये पढ़ लिया था हमने। और इसके बाद हमने रबी और खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था, उनके नाम नोट किए थे। आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को और अब हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल प्रोसेस को थोड़ा अच्छे से डिस्क्रिप्टिवली। अब पहली जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस हमने पढ़ी थी 7 थी टोटल, और पहली जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस है जो कि काम में आती है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले, जब ऐसा तो है नहीं कि एक ही छोटी सी जगह पर या गमले में हमने क्रॉप उगा दी और उससे हमें फसल मिल जाएगी, काफ़ी बड़े लेवल पे ये काम किया जाता है। और इसके लिए सबसे पहली चीज़ है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए क्या किया जाता है कि जिस भी खेत में जिस जगह पर हमें फसल उगानी है उस जगह की ज़मीन को इस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है कि वहाँ पर अच्छे से फसल उगाई जा सके। अब वहाँ क्या क्या काम किए जाते हैं फसल उगाने के लिए, उसमें जो सबसे पहला काम है कि जो मिट्टी होती है ना वहाँ पर खेत में, उसमें या तो हल चलाया जाता है या फिर जैसे मान लीजिए कि मिट्टी को वहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया रखे हुए, तो सबसे पहले उस मिट्टी को खोदा जाता है या उसको लूज किया जाता है। अब तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, लूजन द सॉइल। इसका क्या मतलब है कि मिट्टी के अंदर कोई अगर ढीला बड़ा पत्थर का टुकड़ा आ गया है या कोई मिट्टी का ढीला बन गया है, उनको तोड़ दिया जाता है। अब ऐसा करने के पीछे क्या रीजन होता है, देखिए सबसे पहले कि इसका फायदा क्या होता है मिट्टी को लूज या हल्का कर देने का। इससे पहली बात तो कि जो गैसेस होती हैं मिट्टी के अंदर भी तो गैसेस होती है ना कई तरह की, तो जो गैसियस एक्सचेंज है वो अच्छे से हो जाता है। गैसियस एक्सचेंज, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, गैसों का आदान प्रदान अच्छे से हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि जो रूट्स होती हैं कैन पेनिट्रेट इजीली इन द सॉइल। अब देखो कि जब पेड़ की जड़ें वृद्धि करती हैं तो ये किस तरफ जाती है, जमीन की तरफ। अब होता यह है कि अगर मिट्टी के अंदर कोई बड़ा पत्थर है तो वो जड़ें नीचे नहीं जा पाएंगी उस पत्थर के कारण। तो जब हम मिट्टी को खोदकर और पोरस बना देते हैं तो क्या होता है कि लूज मिट्टी होती है उसमें जड़ें आसानी से पेनिट्रेट का क्या मतलब है कि आगे चली जाती हैं, डीप इजीली इन द सॉइल, पेनिट्रेट डीपली इन द सॉइल। तो अंदर तक जड़ों को जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो पेड़ जो है वो फर्मली अच्छे से अटैच रहता है किससे, जमीन से। तो ये मुख्य फायदे जो कि हमें मदद करते हैं किसके लिए, फसल को अच्छा उगाने के लिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा एक काम और किया जाता है कि जो जमीन होती है ना, अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो थोड़ी मात्रा में क्या किया जाता है, इसमें ह्यूमस को ऐड किया जाता है। ह्यूमस क्या होती है मालूम है, टॉपमोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल। ये ना यानी कि मिट्टी की सबसे ऊपरी परत जिसके अंदर काफी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस लेयर को क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। अब ये ह्यूमस बनती कैसे है, तो ह्यूमस के बनने के लिए काम आते हैं डेड और डिके प्लांट्स प्लस एनिमल्स और उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। जैसे कोई पेड़ है उसकी पत्तियां जब मुरझा जाएंगी, पेड़ से टूटकर गिर जाएंगी कहाँ, मिट्टी के अंदर, धीरे 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 वो उस मिट्टी में ही मिक्स हो जाती हैं, डिकम्पोज होती जाती हैं। और
जानवरों की एक्टिविटीज से, पैर रखने से वो मिट्टी में दबती जाती हैं। इसी तरह जानवरों की गंदगी जैसे गोबर वगैरह है, या कोई गला सड़ा या कोई जानवर मर जाता है तो वो भी कहाँ, मिट्टी में ही चला जाता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये वापस कहाँ पहुंच जाते हैं, मिट्टी के अंदर, और धीरे धीरे क्या करते हैं, मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसे उपजाऊ बनाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स इससे मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो ये जो टॉपमोस्ट लेयर है, मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत क्या कहलाती है, ह्यूमस कहलाती है। इसको आप ऐसे लिखोगे, मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत, ये कहलाती है ह्यूमस। अब ये जो ह्यूमस है ये अच्छे से बनी रहे, अगर ये टॉपमोस्ट लेयर, इसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे तो पेड़ अच्छे से ग्रो करेंगे। अब ऐसा हो कि अगर किसी कारण से मिट्टी की ऊपरी परत के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो तो क्या किया जाएगा कि ह्यूमस तो है, और क्या कर दिया जाएगा, इसमें हम ऐड कर देंगे मैन्योर्स। ये मैन्योर्स जो है ये मदद करेंगे किसमें, ये मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो अगर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो कुछ मात्रा में उसमें साथ के साथ क्या जोड़ दिए जाते हैं, मैन्योर्स ऐड कर दिए जाते हैं, ताकि जब फसल उगाई जाए तो वो अच्छे से ग्रो कर सके। और मैन्योर्स की मदद से जो पौधे हैं जब उगेंगे, इनको मिक्स कर देने से मिट्टी में, तो पौधे इनको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अब ये काम तो हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करने का। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करने के लिए कि अगर मिट्टी के अंदर कोई बड़े, मान लीजिए टुकड़े हैं, मिट्टी के ढेले हैं, या मिट्टी बहुत ज्यादा टाइट हो रखी है, तो उसके लिए जो मिट्टी को लूज किया जाता है, लूजनिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। हल चलाना है ना, हल की मदद से मिट्टी को क्या किया जाता है, लूज किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, हल जो होता है ना, वी शेप का या ट्रायंगल शेप का एक नुकीला, आपको मालूम होगा, तो आगे की तरफ तो एक इस तरीके से बना हुआ रहता है ना, ये जो हिस्सा है यहाँ पर तो दो बैल जुड़े हुए रहते हैं, और पीछे का जो हिस्सा होता है वो नुकीला होता है। जब ये बैल आगे चलते हैं तो वो नुकीला हिस्सा क्या होता है, जमीन को खोदता हुआ आगे बढ़ता है, और जिसकी मदद से मिट्टी की जो परत है वो ढीली हो जाती है और उसमें हम फसल को अच्छे से उगा सकते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, प्लगिंग की या टेलिंग की। और इसकी मदद से हम मिट्टी के अंदर जो क्रम्स होते हैं या ढेले, उनको हटा सकते हैं। इतना काम किया जाता है फसल को तैयार करने के लिए। और जब इनको हटा दिया जाता है, बीज जब डाल देते हैं, तो फिर इसको लेवल भी कर दिया जाता है, जिसे लेवलिंग कहा जाता है। लेवलिंग मतलब समतल कर देना। उबड़ खाबड़ अगर जैसे मान लीजिए कहीं की जमीन है, तो जिधर मिट्टी कम है उस तरफ जिधर ज्यादा है वहां से ले जाकर और बराबर बराबर खेत में मिट्टी सब तरफ बिछा दी जाती है। तो इतना सारा काम किया जाता है किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए। और इसके लिए जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स काम में आते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स मतलब उपकरण, कृषि उपकरण जो काम में आते हैं वो काम में आते हैं। एक तो प्लग यानी कि हल है ना, सबसे पहली चीज जो काम आती है वो काम में आती है हल। उसके बाद आता है होई, ये भी हल के जैसा ही होता है। और एक होता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो है ये ट्रैक्टर की मदद से खींचा जाता है। इसके अंदर भी पॉइंटेड निशान निकले हुए लोहे का होता है, और जैसे हल में तो ये एक ही ट्रायंगल निकला रहता है, इसमें काफी सारे निकले रहते हैं और एक साथ काफी लंबी जगह को ये खोखला पोरस करने में मदद करता है। चलिए, तो ये काम तो हुआ किसका, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली प्रोसेस की तरफ, जो कि है सोइंग। सोइंग का मतलब है बीज बोना। अब देखो कि बीज जो है, किसान ऐसे बीजों का चयन करता है फसल में बोने के लिए जो कि अच्छे हों और ज्यादा उपज दे सके, पहली बात। दूसरी बात ये कि इन बीजों को बोने से पहले भी चेक किया जाता है।
अब चेक करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि इन बीजों को चेक करने का सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि बीजों को लेकर और पानी में डाल दिया जाता है। अब पानी में डालने पर क्या होता है, आपने भी कभी करके देखा हो तो, कि दाल वगैरह को जब हम पानी में डालते हैं तो जो कुछ बीज तो पहने में रह जाते हैं और कुछ बीज ऊपर जो पानी की सरफेस है उस पर तैरते रहते हैं। तो अब ये बताइए कि जो डूब रहे हैं वो अच्छे हैं या जो तैर रहे हैं वो अच्छे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ अपना पुराना जो हमने साइंस पढ़ा था उसका दिमाग लगाते हैं कि पानी में कौन सी चीज तो तैरती है और कौन सी चीज डूब जाती है। तो आपको पता होगा कि जो चीज भारी होगी वो तो डूब जाएगी और जो हल्की होगी वो तैरने लगेगी। अब बीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ठोस सॉलिड्स होते हैं। अब वो बीज जो तैर रहा है इसका मतलब वो सॉलिड नहीं है, और सॉलिड नहीं है इसका मतलब अंदर से कैसा है, खोखला या हॉलो, वो ऐसा बीज है। तो जो बीज खोखला है इसका मतलब या तो कीड़ा लग गया, उसको कीड़े ने अंदर से खा लिया, या फिर वो खुद ही डैमेज हो गया। तो अब जो प्रयोग हमने किया इससे हमें ये पता चल गया कि जो बीज ऊपर हैं तैर रहे हैं उनको तो हटा दिया जाता है, खराब है, और जो बीज पैने में बैठ जाते हैं उनको फसल को उगाने के लिए काम में लिया जाता है। आपके जो चैप्टर की एक्सरसाइज है उसमें भी दिया हुआ है कि जो खराब बीज होंगे वो पानी की सतह पर तैरेंगे या दे विल फ्लोट ऑन द वाटर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, तो बीज को बोया जाता है, बोने से पहले चेक किया जाता है कि बीज ठीक है या नहीं है, और जो बीज तैर रहे हैं उनको हटा दिया जाता है और जो डूब जाते हैं उन्हें बो दिया जाता है। अब कौन कौन से टूल्स काम में लिए जाते हैं, तो पहली बात तो एक फनल के शेप का उपकरण आता है उसकी मदद से, और एक सीड ड्रिल की मदद से। अब फनल क्या होता है, जैसे हल होता है ना, उसमें एक फनल जैसा लगा दिया जाता है और उस फनल में बीज डाले जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे खिसकता है वैसे वैसे बीज रेगुलर दूरी पर इकट्ठे होते जाते हैं, मतलब डलते जाते हैं किसके अंदर, जमीन के अंदर। ऐसे ही सीड ड्रिल ये भी एक उपकरण होता है, बराबर दूरी पर, इससे भी जैसे जैसे आगे चलता है वैसे वैसे बराबर दूरी पर बीज बो दिए जाते हैं। साथ ही साथ वो बीज क्या कर दिए जाते हैं, सीड ड्रिल से कवर भी कर दिए जाते हैं। अब कवर करने से क्या फायदा है, देखो कि खेतों में क्या होता है कि पक्षी वगैरह घूमते रहते हैं, तो उनको अगर ये बीज दिख जाएंगे तो वो उसी समय खा लेंगे, उनको उगने का टाइम भी नहीं देंगे। इसलिए उनसे बचाने के लिए इन बीजों को क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। अब एक चीज का लेकिन ध्यान रखा जाता है बीज बोते टाइम, प्रॉपर डिस्टेंस, दूरी का ध्यान रखा जाता है। देखो दूरी का ध्यान अब क्यों रखा जाता है, तो थोड़ा सा हम ये इस चीज को देखें कि पेड़ों को दूर दूर, या आपने देखा होगा कभी खेत वगैरह में लगे हुए तो प्रॉपर क्यारियां होती है ना, बीच में चलने की जगह अलग होती है, पौधे भी एक दूसरे के एकदम पास पास नहीं होते हैं, और बराबर दूरी पर रेगुलर इंटरवल पे पौधे लगाए जाते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है, देखो कि हम अपना एग्जांपल लें कि अगर एक ही प्लेट के अंदर हम 6 जने एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं तो क्या होगा, ना तो ढंग से हम खाना खा पाएंगे, और किसी को कुछ चीज नहीं मिल पाएगी, किसी को कुछ चीज नहीं मिल पाएगी। लेकिन यही खाना हम अपनी 6 प्लेट्स में अलग अलग लेकर खाएं तो अच्छे से खा लिया जाएगा, जिसकी जो इच्छा होगी वो अपनी पसंद का खाना खा पाएगा। ऐसा ही यहाँ पर होता है। अब देखो कि अगर एक ही जगह पर 10 बीज हमने डाल दिए और ये 10 के 10 पौधे उगे, तो इनके अंदर कंपटीशन होगा किस चीज के लिए, क्या क्या चीज चाहिए पौधे को प्रॉपर ग्रोथ के लिए। पहली बात तो जगह का, जड़ें फैलने की दिक्कत होगी। दूसरी बात प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी, जो हिस्सा जिससे कवर हो गया तो जो कवर कर रहा है केवल उस तक सनलाइट जाएगी, जो ढका हुआ है उस तक सनलाइट नहीं पहुंचेगी। न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी जमीन में, और पानी जो है वो भी प्रॉपर इन्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, फॉर प्रॉपर ग्रोथ, ठीक है, इनके बीच में क्या रखा जाता है, प्रॉपर डिस्टेंस रखा जाता है, जिससे कि सभी पौधों को इक्वली या इक्वल अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट और जड़ों को फैलने के लिए जगह मिल सके। ये रीजन होता है जिसकी वजह से सीड्स के बीच में बराबर दूरी छोड़ी जाती है। उसके बाद सीड्स जो होते हैं ना, इनको जब हम फसल जमीन में बो देते हैं तो सीड्स के बाद इनमें जो मिट्टी होती है ना, इसके अंदर मैन्योर्स ऐड किए जाते हैं। मैन्योर जानते हो, मैन्योर को हिंदी में कहते हैं खाद, खाद हम जानते हैं, है ना।
गोबर की खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट खाद होती है। अगर आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हो, शायद आपका लास्ट चैप्टर था वर्मी कंपोस्ट, जो कि अर्थवॉर्म्स की मदद से बनाई जाती है। अब ये क्यों ऐड की जाती है? इसको ऐड करने के पीछे रीजन क्या है? जो बीज हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाए। अब ये खाद मैन्योर कैसे बनता है? ये बनता है डिकम्पोजिशन से, है ना, अपघटन जिसको कहते हैं। अब ये जो मैन्योर है ना, ये किसान अपने खेत में ही बना लेते हैं। क्या करते हैं? इसके लिए गहरा गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे के अंदर गोबर, पेड़ की टूटी हुई पत्तियां, लकड़ी के टुकड़े, कोई और इस तरह की चीजें जो डिकम्पोज हो सके, पुराना खाना, सब्जियां वगैरह, रोटी वगैरह, इन सब को डाल दिया जाता है जो कि खाने योग्य नहीं है, और उसको किसी गत्ते से कवर करके या फिर उसके ऊपर पत्तियां डालकर और मिट्टी से ढक दिया जाता है। 1-1.5 महीने के बाद क्या होता है कि ये जो सारी पत्तियां हैं, अब जो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या करते हैं? उन पत्तियों को खाकर डिकम्पोज कर देते हैं और किस में बदल देते हैं? मैन्योर में बदल देते हैं। इसीलिए फसल को उगाते हैं, जब बीज बोते हैं तो मैन्योर्स ऐड किए जाते हैं ताकि फसल की प्रॉपर ग्रोथ हो सके। मैन्योर ऐड करने के पीछे ये रीजन होता है। अब देखो, एक एक्सपेरिमेंट की मदद से समझते हैं। मेरे पास 3 मान लो ये गमले हैं, गमले हैं या ग्लास है, ये ए, ये बी और ये सी। मैंने क्या किया? इनमें मिट्टी डाली और पौधे उगाना चाहती हूँ मैं, कोई भी एक बीज डाल दिया मैंने। मिट्टी के साथ यहाँ जो है, यहाँ मैंने ऐड किया मैन्योर। मैन्योर यानी खाद। कौन सी? गोबर की खाद, काऊ डंग। ठीक है। यहाँ मैंने डाला यूरिया और यहाँ मैंने कुछ भी नहीं डाला। क्लियर? अब क्या होगा कि इस तीनों को हमने धूप में रख दिया, एक एक बीज डाल दिया इनके अंदर। 2-3 दिन बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ तो पौधे की नॉर्मल ग्रोथ है, कोई खास ज्यादा नॉर्मल ग्रोथ। यहाँ जो है पौधा, उसकी ग्रोथ यहाँ से तो ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर ग्रोथ मान लेते हैं हम। और यहाँ क्या होगा? एक्सेसिव ग्रोथ। एक्सेसिव ग्रोथ का मतलब इन दोनों के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ होती है। अब क्या रीजन है इसके पीछे? देखो, मैन्योर जो होता है ना, ये प्राकृतिक खाद होती है, इनसे पौधे ग्रो तो करते हैं लेकिन लिमिटेड। लेकिन ये जो यूरिया है ना, ये क्या होता है? इसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्योंकि ये मैनमेड है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। इसको डालने से फसल बहुत जल्दी ग्रो करती है, और जब हम कुछ भी नहीं डालते हैं तो फसल की नॉर्मल ग्रोथ होती है। यानी कि फसल को जल्दी उगाने के लिए, बहुत ज्यादा ग्रोथ के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे। यूरिया क्या है? फर्टिलाइजर। और इसी के साथ आ गए हम हमारे अगले टॉपिक पर। सोविंग के बाद अगला है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है। अब सबसे पहली बात तो इनके अगर हम एग्जांपल याद करें तो देखो, मैन्योर या खाद जो है ना, मैन्योर या खाद या तो काउडंग या गोबर गैस, गोबर की खाद, गोबर से बनती, या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद। 2 तरह की होती है। लेकिन ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, ये कई तरह के होते हैं। यूरिया, एनपीके। एनपीके क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और के से क्या होगा? पोटेशियम। उसके बाद सुपर फॉस्फेट। ये सब किसके नाम है?
ये उन केमिकल्स के नाम है जो कि फर्टिलाइजर्स की तरह काम में आते हैं। इसके बाद है अमोनियम सल्फेट, पोटाश, अमोनियम सल्फेट। अब इनसे क्या होता है, फसल तो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही साथ मिट्टी को भी दूषित करते हैं और फसल को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। अगर किसी रीजन से ये हमारे खाने के साथ हमारे अंदर चले जाते हैं तो ये डिकम्पोज नहीं होते हैं और कई तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं हमारे शरीर के अंदर। ठीक, तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये इस तरह हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन फसल की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इनसे। गोबर गैस, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद जो है ये ग्रोथ करने में तो मदद करती है, लेकिन इसकी मदद से मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, कोई नुकसान पौधे को या मिट्टी को नहीं पहुंचता है। इसके बाद एक चीज और हम पढ़ें, क्रॉप रोटेशन। इसी के साथ इसको कहा जाता है हिंदी में फसल चक्र। देखो, अगर आप लोग जानते हो खेती वगैरह के बारे में तो अच्छा, नहीं जानते तो होता ही है। देखो कि जब भी किसान फसल उगाते हैं ना, तो फसल जो होती है वो लगातार बदल बदल के उगाई जाती है, यानी कि एक सीजन में एक खेत में सेम फसल नहीं उगाई जाती। एक बार गेहूं उगा लिए, फिर अगली बार गेहूं के अलावा उसी सीजन में कोई और फसल उगाई जाती है। अब उसके पीछे रीजन क्या होता है, फिर दाल उगा ली जाती है, इस तरीके से फसल को बदल बदल के बोया जाता है, जिसे फसल चक्र कहते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है, देखो कि जब हम एक फसल को उगाते हैं तो उस फसल को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो जमीन में से वो फसल ले लेती है, लेकिन अगली बार जब हम उसी फसल को उगाएंगे तो वो जो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए जमीन के अंदर, अब दोबारा उस जमीन में उसी फसल को उगा दिया जाएगा तो फिर उसे वही न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लेकिन उन न्यूट्रिएंट्स की दोबारा भरपाई अभी तक उस खेत में या उस मिट्टी में नहीं हुई है। इसलिए क्या किया जाता है कि फसल को बदल बदल के बोया जाता है, जिसकी वजह से फसल जो है उसको अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और मिट्टी को इस चीज का टाइम मिल जाता है कि वो अपने आप को रिप्लेनिश कर सके। रिप्लेनिश का मतलब ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए उनको धीरे 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 उस कमी को पूरा कर सके, और इसीलिए फसल को लगातार बदल बदल कर बोया जाता है। तो एक तरीका तो ये हो गया, या तो क्रॉप रोटेशन काम में लिया जाएगा न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए, या फिर लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर का मतलब क्या है कि फसल को लगातार नहीं बोया जाता। जैसे हम हैं, अपना एग्जांपल हम लेते हैं कि दिन भर हम काम करते हैं लेकिन रात में सोते हैं, अगले दिन सुबह उठ के फिर एनर्जेटिक हो जाते हैं, फिर पूरे दिन हम अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम 1-2 महीने लगातार काम करते रहे, सोए ही ना? नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा यहाँ पर है कि जब पौधे उगे हुए हैं मिट्टी के अंदर तो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर रहे हैं। अब क्या होगा कि अगर मिट्टी को कुछ समय के लिए खाली नहीं छोड़ा जाएगा तो उसको भी रिलैक्स करने का, जो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए उनको दोबारा अपने अंदर बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। इसीलिए 2 फसलों के बीच में थोड़ा बहुत गैप रखा जाता है, लगातार नहीं बोई जाती, साथ ही साथ फसल को बदल बदल के बोया जाता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने का पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है राइजोबियम। ये क्या होते हैं? तो लेग्यूमिनस जो पादप होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं पता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं दाल वाले पौधे। अब खास बात क्या होती है, देखो दाल वाले पौधों की, जैसे दाल, कोई सी भी दाल हो गई, उसका पौधा, मटर का पौधा, इनकी जो जड़ होती है ना, जड़, उसके अंदर नोड्यूल्स पाए जाते हैं। नोड्यूल्स मतलब गांठ, छोटी छोटी गांठें बनी हुई रहती हैं, जैसे हमारी चने की दाल होती है ना, उस तरीके की। अब ये जो नोड्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनके अंदर रहता है ये राइजोबियम। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इसका काम क्या है, वातावरण के अंदर जो नाइट्रोजन है, भाई मिट्टी के अंदर हवा है, हवा में नाइट्रोजन है, मालूम है हमको, उस नाइट्रोजन को बदल देते हैं ये किसके अंदर, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के अंदर, और उन कंपाउंड्स के अंदर जो कि पौधे के लिए जरूरी होते हैं। तो पौधा तो इनको रहने के लिए जगह दे देता है और बदले में ये वातावरण की नाइट्रोजन किसको अवेलेबल करा देते हैं, पौधों को अवेलेबल करा देते हैं, जिस वजह से ये मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई है उसको पूरा करने में मदद करते हैं। चलिए, तो इतना हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अंतर पढ़ेंगे किसमें, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में।
जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में, क्लास टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में किसी में भी पूछा जा सकता है। तो अब हम अंतर लिखेंगे। यहाँ हम लिख देते हैं फर्टिलाइजर्स और ये हो गया मैन्योर, यानी कि ये तो हो गए उर्वरक और ये हो गई खाद। पहला अंतर सबसे इजी, ये है मैनमेड और ये है नेचुरल, पहला अंतर। दूसरा अंतर, मेड इन फैक्ट्रीज, है ना, केमिकल प्रोसेस के थ्रू। यहां हम क्या लिखेंगे, मेड इन फील्ड्स, किसानों के द्वारा खेतों में ही बनाई जाती है। इसके बाद रिच इन न्यूट्रिएंट्स, काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके अंदर, लेकिन ये लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स तो दोनों में हैं, लेकिन ज्यादा किसके अंदर होंगे, फर्टिलाइजर्स के अंदर होंगे। फिर अगला अंतर, यहां एड ह्यूमस टू द सॉइल, मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी किससे, मैन्योर डालने से। डू नॉट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, इनको डालने से मिट्टी प्रदूषित होगी, ह्यूमस की मात्रा नहीं बढ़ेगी। ये अंतर है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के अंदर, जो कि हमें याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। एकदम इजी सा है, एक को याद कर लो, दूसरा उसके अपोजिट है, तो एक अगर आपको याद हो जाता है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। क्लियर, चलो एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर मतलब ये जो हम खाद डाल रहे हैं, इससे फायदा क्या हो रहा है। पहली बात तो इट मेक्स द सॉइल पोरस, पोरस यानी खोखली, रंध्र। मिट्टी को कैसा बनाते हैं, खोखला, जिसकी वजह से जड़ें आसानी से अंदर जा सकती हैं, पौधे अच्छे से उग सकते हैं। पहली बात तो ये, इट मेक्स द सॉइल पोरस। उसके बाद अगला फायदा क्या है, ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब अगर मैन्योर हम मिट्टी के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, फ्रेंडली माइक्रोब्स। तो फ्रेंडली माइक्रोब्स जो हैं ऐसी जमीन में जिसके अंदर मैन्योर जुड़े हुए, उसमें अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तीसरा जो काम है, इनसे माइक्रोब्स की मदद से क्या होता है, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, यानी कि मिट्टी जो होती है ना, उसकी क्वालिटी में सुधार होता है, किसको डालने से, मैन्योर्स को डालने से। और लास्ट जो फायदा है मैन्योर्स को ऐड करने से, इट इम्प्रूव्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है, जल धारण क्षमता। वो मिट्टी जिसमें ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि जब वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी तो प्लांट्स के लिए वो पानी लंबे समय तक अवेलेबल रहेगा। लेकिन वो मिट्टी जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, उसमें से पानी रिस कर फटाफट चला जाएगा और पौधों के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो इस क्लास में हमने 3 टॉपिक्स कर लिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग और एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में अंतर, साथ ही साथ क्रॉप रोटेशन आपका इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ मैनमेड और फर्टिलाइजर्स जो हैं और मैन्योर्स जो हैं उनके एग्जाम्पल। इनको आपको अच्छे से लर्न करना है अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, जिससे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक पढ़ते रहिए और यहाँ तक इस चैप्टर को तैयार कर लीजिए।